तो यहाँ पर हम बात करें रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो यहाँ पर इस केस में अगर DCCO से पहले यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस, ठीक है, तो DCCO से पहले अगर कोई अमाउंट ड्यू था एंड वो अमाउंट पे नहीं किया गया है, अमाउंट ड्यू एंड नॉट पेड फॉर 90 डेज, ठीक है, तो उसके केस में जो प्रोजेक्ट लोन है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उसे NPA क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अकाउंट को रीशेड्यूल भी नहीं किया गया है अभी एंड वो एलिजिबल है फॉर क्लासिफिकेशन इन स्टैंडर्ड एसेट, यानी कि वो स्टैंडर्ड एसेट में अकाउंट, ठीक है, लेकिन जब उसमें अमाउंट ड्यू होता है तो उसे पे नहीं किया जाता, तो उस केस में DCCO से पहले भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट लोन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर उसे NPA क्लासिफाई किया जाएगा। फर्दर जो प्रोजेक्ट लोन दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उसे NPA क्लासिफाई किया जाएगा इफ इट फेल्स टू कमेंस कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि कमर्शियल जो इसके ऑपरेशन थे उनको ओरिजिनल DCCO के 2 साल के बाद भी शुरू नहीं कर पाता। तो अगर कोई प्रोजेक्ट लोन दिया है आपने एंड उसमें जो DCCO सबसे पहले सैंक्शन में कही गई थी उसके 2 साल के बाद भी अगर वो अपने कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके केस में भी जो लोन अकाउंट होगा उसे NPA क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिगार्डिंग जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लोन है एंड उसे क्लासिफाई किया गया है एज स्टैंडर्ड एसेट एंड फर्दर मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट हुआ P1, तो जो भी इसकी DCCO थी यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस थी उस डेट तक इसने ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं किया एंड फर्दर उसके बाद जो अकाउंट था उसे रीस्ट्रक्चर किया गया। सो इन बिटवीन 2 years यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के 2 साल बाद तक अगर जो भी रीशेड्यूलिंग का शेड्यूल था, रीस्ट्रक्चरिंग का जो भी शेड्यूल था, अगर वो इसे फॉलो करता है तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे हम स्टैंडर्ड एसेट ही क्लासिफाई करेंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू हुआ जब तक उसका DCCO था तब तक तो जो अकाउंट है उसे आप स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई कर ही रहे हैं। DCCO जो इनिशियल DCCO था, जो ओरिजिनल DCCO था, उसके 2 साल बाद तक अगर इसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है यानी कि DCCO में इसने काम करना स्टार्ट नहीं किया तो उसे रीस्ट्रक्चर किया गया, तो रीस्ट्रक्चर करने के बाद ओरिजिनल DCCO के बाद अगर ये 2 साल तक जो भी कंडीशंस थी रीस्ट्रक्चरिंग की उन्हें फुलफिल करता है तो उसके केस में भी जो प्रोजेक्ट था उसे आप स्टैंडर्ड क्लासिफाई करेंगे। लेकिन जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में अगर कोई कोर्ट केस है, अगर किसी तरह का कोई कोर्ट केस है तो वहां पर DCCO को फर्दर एक्सटेंशन दी जा सकती है आगे 2 साल की। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि जो DCCO आप उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड करें, लेकिन जहां पर कोर्ट केस लग जाता है तो वहां पर उस केस में कोर्ट केस के कारण जो देरी हुई है उसके कारण फर्दर इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 2 साल के लिए रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हो गया एंड 2 साल के लिए कोर्ट केस के कारण हो गया, यानी कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 4 साल की हो सकती है। वो कितने टाइम की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है। लेकिन उस केस में हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, उसको NPA कंसीडर किया जाएगा। एंड जहां पर कोर्ट केस नहीं है, वहां पर अगर जो एक्सटेंडेड पीरियड था उससे 1 साल और निकल जाता है, तो जहां पर तो कोर्ट केस है एंड 2 साल और निकल जाते हैं तो वहां पर उसे NPA कंसीडर करेंगे। जहां पर कोर्ट केस नहीं है तो 2 साल की तो एक्सटेंशन हम यहां पर कह ही रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग जो की गई है, तो उसके बाद 1 साल अगर और निकल जाता है तो उसे NPA यहां पर कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जो टोटल एक्सटेंशन है वो कितनी हुई, अदर देन कोर्ट केस के केस में 3 साल की हुई। तो अगर 3 साल का पीरियड निकल जाता है एंड वो फिर भी काम करना स्टार्ट नहीं करता है यूनिट जो है, जो प्रोजेक्ट है, तो उसे हम NPA क्लासिफाई करेंगे। तो नॉर्मल एक्सटेंशन जब दे दी हमने, 2 साल का टाइम पीरियड हो गया, 2 साल के बाद भी अगर 1 साल तक और काम यहां पर नहीं चला, यहां पर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चरिंग थी, जो पेमेंट जैसे आनी चाहिए थी वैसे पेमेंट नहीं आई है, रीपेमेंट आनी शुरू नहीं हुई है, तो 3 साल के बाद उसको NPA क्लासिफाई कर देंगे। जहां पर कोर्ट केस लगा है तो एक्सटेंशन के 2 साल का बाद का टाइम लेंगे, ना कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होगी वो 4 साल की कंसीडर होगी एंड 4 साल के बाद जो अकाउंट होगा उसे NPA ट्रांसफर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग कि जहां पर मॉरेटोरियम पीरियड अवेलेबल है, यानी कि इंटरेस्ट हॉलीडे है, उस टाइम के दौरान जो इंटरेस्ट है
वो पे नहीं किया जाएगा। तो वहां पर जो ओरिजिनल डीसीसीओ था उसके बाद अगर 2 साल तक की एक्सटेंशन मिलती है, 2 साल तक की और एक्सटेंशन मिल गई, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया जाएगा, चाहे वो पे नहीं किया गया, लेकिन वो यहां पर अक्रूवल बेसिस पर बैंक कंसीडर करेगा, अक्रूवल बेसिस पर बैंक उसे कंसीडर कर रहा है। लेकिन जब ये टाइम पीरियड निकल गया, यानी कि डीसीसीओ का टाइम भी निकल गया, जो ओरिजिनल डीसीसीओ था वो भी टाइम निकल गया, प्लस फर्दर 2 साल भी निकल गए हैं, तो अगर ये टाइम निकल गया है तो उसके बाद जो भी इंटरेस्ट यहां पर लगेगा ना, तो उसे अक्रूवल बेसिस पर कंसीडर नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। बैंक विल नॉट कंसीडर द इंटरेस्ट इनकम। किस केस में? जहां पर 2 साल भी निकल गए हैं एंड जो ओरिजिनल डीसीसीओ है वो भी निकल गया एंड रीपेमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वहां पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उसे हम यहां पर अक्रूवल बेसिस पर जो बैंक होगा वो कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के जो अकाउंट होते हैं, रीस्ट्रक्चर्ड जो ऐसे अकाउंट हैं, दोज आर ऑफ हाई रिस्क। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ओरिजिनल डीसीसीओ था एंड उसके बाद ओरिजिनल डीसीसीओ से जो नई डीसीसीओ बनाई गई है वो 2 साल के बीच बीच में, यानी कि ओरिजिनल डीसीओ के 2 साल के बीच बीच में है अगर नई डीसीओ, ठीक है, तो उसके केस में जो प्रोविजन रहेगी दैट वुड बी 0.40%। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? 0.40% रहेगी। एंड फर्दर अगर डीसीसीओ को एक्सटेंड किया जाता है फॉर 1 ईयर एज वी डिस्कस्ड, एंड दूसरे केसेस में अगर कोर्ट केसेस में एक्सटेंड किया जाता है फॉर 2 ईयर्स, तो उसके केस में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगी उनके रिगार्डिंग डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। लाइकवाइज जो प्रोजेक्ट लोन रीस्ट्रक्चर्ड हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2013, तो वहां पर जो प्रोविजनिंग रहेगी वो है 5%, यानी कि जिस डेट से रीस्ट्रक्चरिंग की गई है उस डेट से 5% की प्रोविजनिंग एप्लीकेबल रहेगी। एंड फर्दर विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2014, ये जो प्रोविजन परसेंटेज है दिस वाज 3.50%। 31 मार्च 2015 से जो प्रोविजनिंग है डेट वाज 4.25%। जस्ट आपको एक आइडिया रखना है, मेन आपको यही वाली प्रोविजन याद में रखनी है क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं रहता है इन जनरल। एंड फर्दर विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2016 जो प्रोविजनिंग है डेट इज 5%। सो ये जो प्रोविजनिंग है दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, एंड कब तक एप्लीकेबल रहेगी? टिल द रिवाइज्ड डीसीसीओ और 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो मैक्सिमम जब तक जो डीसीसीओ है वो रिवाइज नहीं हो तब तक, या फिर जो रीस्ट्रक्चरिंग की डेट से 2 साल तक ये प्रोविजनिंग जो है वो वैलिड रहेगी। Then it is regarding the project loans for non-infrastructure sector, but these are for other than commercial real estate exposures. So जो भी लोन दिया गया है नॉन इंफ्रा सेक्टर के लिए that can be classified as NPA during any time, यानी कि डीसीसीओ से पहले किसी भी समय पर उसे एनपीए क्लासीफाई किया जा सकता है नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, अगर रिकवरी में ओवरड्यू रहा है 90 डेज का, अगर रिकवरी में ओवरड्यू रहा है 90 डेज का। एंड फर्दर इन केस ऑफ नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट जो है कमेंस नहीं कर पाता कमर्शियल ऑपरेशंस को, फेल्स टू कमेंस कमर्शियल ऑपरेशंस विद इन 1 ईयर फ्रॉम डीसीसीओ, यानी कि जो भी डीसीसीओ सैंक्शन के टाइम पर बताई गई थी अगर उसके 1 साल के बीच में भी ऑपरेशंस जो हैं उन्हें स्टार्ट नहीं किया गया है, तो उसके केस में भी जो नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। फर्दर जो प्रोविजन है डेट इज रिगार्डिंग, अगर जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, कमर्शियल ऑपरेशंस जो हैं ये अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी इनमें देरी हो गई है, एंड फर्दर जो डीसीसीओ डिटरमाइंड था, जो ओरिजिनल डीसीसीओ था उसके 1 साल के अंदर भी अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, विद इन 1 ईयर भी अभी ऑपरेशंस जो हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उसके केस में जो बैंक है वो एक फ्रेश डीसीसीओ यहां पर प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो उसके केस में जो बैंक है वो एक फ्रेश डीसीसीओ को प्रिस्क्राइब कर सकता है, एंड साथ ही जो इसका क्लासिफिकेशन रहेगी एसेट की वो क्या मेंटेन रहेगी? दैट वुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, वो स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा।
ठीक है, जब तक क्लासीफाई नहीं करता, यानी कि जब तक नई डीसीसीओ प्रिस्क्राइब नहीं की गई है एंड टाइम पीरियड निकल गया है, तब तक क्या रहेगी, तब तक वो एनपीए क्लासीफाई होगा एज वी डिस्कस्ड, फेज टू कमेंस विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डीसीसीओ। लेकिन अगर उसे नई डीसीसीओ प्रिस्क्राइब कर दी गई है बैंक के द्वारा, तो उसके केस में उसका जो क्लासिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड रहेगी। एंड ये जो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड रहेगी किसके थ्रू रहेगी, दैट वुड बी थ्रू द रीस्ट्रक्चरिंग। यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी ना, डीसीसीओ एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि अकाउंट को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। एंड फर्दर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए ना, दैट शुड नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, यानी कि जो भी ओरिजिनल डीसीसीओ थी उससे 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड इसका रह सकता है अकाउंट। ओके, लाइकवाइज अगर 2014 में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2014 में मान लीजिए डीसीसीओ थी, ठीक है, तो उसके बाद अगर तो इसको नई डीसीसीओ प्रिस्क्राइब नहीं हुआ तो क्लासिफिकेशन क्या होगी, एनपीए हो जाएगी। अगर इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है तो मैक्सिमम जो नई डीसीसीओ ना वो 1 अप्रैल 2016 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फर्दर जहां पर बैंक ने ओरिजिनल डीसीसीओ प्रिस्क्राइब की है एंड उसके बाद यहां पर लोन को क्या किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है एंड 1 साल निकल गया, 1 साल निकल गया, तो मान लीजिए यहां पर आपने इंटरेस्ट हॉलीडे यानी कि मॉरेटोरियम पीरियड जो था वो प्रोवाइड किया था। तो यहां पर आपने क्या प्रोवाइड किया था, मॉरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया था। तो जो भी इंटरेस्ट बन रहा था, अक्रूड था, उसे आप अपनी इनकम में कंसीडर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डीसीओ से 1 साल तक, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डीसीसीओ से 1 साल तक आप एक्रूअल बेसिस पर जो भी इंटरेस्ट है उसे अपनी इनकम में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद के टाइम के लिए आप इंटरेस्ट को एक्रूअल इनकम में अपनी शामिल नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कंसीडरिंग द हाई रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि रीस्ट्रक्चर्ड जो लोन होते हैं उनमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। तो वहां पर 1 साल से ज्यादा समय के बाद से आप क्या करेंगे, जो एक्रूअल इंटरेस्ट है उसे अपनी इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है इट इज रिगार्डिंग द प्रोविजनिंग। सो इन केस जो रिवाइज्ड डीसीसीओ है, इन केस जो रिवाइज्ड डीसीसीओ है दैट इज विद इन 1 ईयर, वो 1 साल के बीच बीच में है फ्रॉम द ओरिजिनल डीसीसीओ, विद इन 1 ईयर फ्रॉम ओरिजिनल डीसीसीओ, तो उसके केस में जो प्रोविजनिंग एप्लीकेबल रहेगी दैट वुड बी 0.40%, दैट वुड बी 0.40%।